हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम कुछ 10 सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और उन 10 सेक्टर के अंदर कौन से 10 स्टॉक्स बनकर आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मतलब इन शॉर्ट आपको बताऊं तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन से 10 सेक्टर्स के अंदर उस सेक्टर के अंदर सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आपका ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ आपका गाइडेंस, और सबसे आगे जाकर एक्सपेक्टेड बिजनेस परफॉर्मेंस हमें कौन सी कंपनी के अंदर देखने मिल सकता है जहां हमें अच्छी खासी जो है री रेटिंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, ये 10 सेक्टर्स के मैं 10 स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो है मेरा ओपिनियन है, ये आपके एजुकेशनल के लिए, इसे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन एडवाइस मत समझना प्लीज। नहीं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यार मैंने एक नाम ले लिया और फिर आप उसको बाय सेल रिकमेंडेशन एडवाइस समझ लोगे, ये आपको नहीं करना है। अगर आपको सीखना है कि आपको स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं, ये सब कैसे करते हैं, तो इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सब कुछ सीख सकते हो। तो अब बात करते हैं, जो फर्स्ट सेक्टर मैंने चूज किया है वो है आपका एविएशन सेक्टर। अगर आपको पता होगा तो आपके एविएशन सेक्टर के अंदर है ना, पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा टेलविंड्स चल रही है और हमें जो है हर सेक्टर के अंदर से सबसे बेस्ट प्लेयर के ऊपर मॉनिटरिंग करनी या फिर उसको वॉच लिस्ट में ऐड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बनता है। रीजन ये है कि उस सेक्टर के अंदर जो है ग्रोथ सबसे अच्छी होती है और इसके साथ साथ उस सेक्टर के अंदर जो बेस्ट प्लेयर होता है ना, बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर, उसके अंदर भी हाईएस्ट पेस पे ग्रोथ बनती है। तो जब वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है या फिर वो प्लेयर कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो इन प्लेयर्स के अंदर री रेटिंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बनकर आती है। तो एविएशन स्पेस के अंदर दो प्लेयर्स आपके बनकर आते हैं। पहला जो प्लेयर है वो है आपका स्पाइस जेट और दूसरा जो प्लेयर है वो है आपका इंटरग्लोब एविएशन। जब हम स्पाइस जेट की बात करें तो ऑब्वियसली दो ही प्लेयर है, तो यहाँ पे जो है हमें कंपैरिजन में दोनों के अंदर ही करना पड़ेगा। तो स्पाइस जेट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें बहुत टाइम से जो है रेवेन्यू डी ग्रोथ देखने मिल रही है स्पाइस जेट के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताओ, 35 या 93 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है और इतना हायर वैल्यूएशन पे मुझे कंपनी के टॉप लाइन के अंदर ही डी ग्रोथ देखने मिल रही है, तो भला मेरा कैसे इंटरेस्ट बन सकता है उस कंपनी के अंदर। तो जो दूसरी कंपनी है ना एविएशन स्पेस के अंदर, मुझे यही कंपनी पसंद है, वो है आपकी इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, जो कि कॉन्स्टेंटली अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है इसकी सेल्स के अंदर। स्पाइस जेट से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर है अगर आप कंपेयर करोगे तो। और पूरे एविएशन सेक्टर के अंदर भी इंडिगो का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इंडिगो जो है आपके लो कॉस्ट कैरियर के अंदर ऑपरेट करता है। अब लो कॉस्ट कैरियर और फुल सर्विस कैरियर दो टाइप के एरोप्लेन्स होते हैं यूजुअली अगर आप ट्रैवल करते हो तो फुल सर्विस कैरियर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो है आपको इंटरनेशनली जब आप फ्लाइट्स के अंदर बोर्ड करते हो ना, तो आपको बिजनेस क्लास मिलता है उसके अंदर। इसके साथ साथ आपको आपके सामने स्क्रीन वगैरह मिलती है। और वही अगर आप इंडिगो की फ्लाइट में जाओगे तो आपको वही इकोनॉमी क्लास लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सीट्स भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, बिजनेस क्लास का भी आपको एंट्री नहीं मिलेगा इंडिगो के अंदर। तो यही सबसे बड़ा रीजन है इंडिगो के प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे का, क्योंकि ये है कि यार इन्हें जो है इतने ज्यादा कॉस्ट ही नहीं बेयर करने पड़ते। इनके प्लेन जो है सेम टाइप के ही प्लेन जो है ये लोग लीज कर रखते हैं और यूज कर रखते हैं, तो इसलिए जो है इनके कॉस्ट बहुत ज्यादा मिनिमल होते हैं। और इंडिगो के मैक्सिमम प्लेन अगर आप देखोगे तो लीज किए हुए हैं, और इसलिए अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखोगे स्क्रीनर पे जाके तो आपको जो है राइट पिक्चर नहीं देगी इनकी बैलेंस शीट। इसलिए बोलते हैं ना, हमें जो है कंपनीज को डिग डाउन डीप करना चाहिए, सिर्फ स्क्रीनर के बेसिस पे जो है हम इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इंडिगो के अंदर हमें ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है। Q4 के अंदर भी अगर आप कंपनीज के नंबर देखोगे तो बहुत ज़्यादा फेनोमिनल थे। यहाँ पे इसने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है 24% के आसपास, और इसके साथ साथ हमें जो है इंडिगो के अंदर मार्जिन एक्सपांशन भी देखने मिल रहा है। अब जो मार्जिन एक्सपांशन हमें इंडिगो के अंदर देखने मिल रहा है उसके पीछे जो है मल्टीपल रीजन है। एक ये है कि इंडिगो जो है अपना यील्ड इंक्रीज कर रहा है। कोई भी एविएशन कंपनी अगर अपना यील्ड इंक्रीज करती है तो उसके मार्जिन जो है बेटर होते जाते हैं। इंडिगो अपने प्राइजेस इंक्रीज कर रहा है। अब इसके साथ-साथ जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसके अंदर हमें फॉल देखने मिल रहा है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर फॉल देखने मिलता है तो इंडिगो का जो वन ऑफ द मेजर कॉस्ट क्या होता है? फ्यूल। कोई भी एयरलाइन कंपनी के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट क्या होता है? फ्यूल। अरे भाई फ्यूल होगा तभी तो आपकी फ्लाइट चलेगी। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तब फ्यूल का भी प्राइस जो है इनके लिए ऑटोमेटिकली नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, और इसके वजह से कंपनी के जो मार्जिन है ना वो बेटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो है इसके वजह से हमें इंडिगो के अंदर मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है। और कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है अच्छा खासा, जहां इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है 62% से इन्होंने अपना पैट ग्रो किया है Q4 FY24 के अंदर। तो नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ ओवरऑल आपकी एविएशन स्पेस के अंदर टेलविंड्स भी बहुत ज्यादा है। देखो, एक तो आपका पैसेंजर ग्रोथ हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप रेलवेज़ के अंदर से कंपेयर करोगे तो आपका एविएशन इंडस्ट्री जो है कंपैरेटिवली बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। क्योंकि रेलवे के अंदर आपका बेस बहुत बड़ा हो चुका है। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर अभी भी बेस जो है बहुत छोटा है। और अभी भी इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो कि एक्चुअली फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, और धीरे-धीरे फ्लाइट ट्रैवलिंग जो है नॉर्मलाइज़ हो रही है। अब इसके साथ-साथ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से आना भी है ना इंडिया के अंदर एकदम नॉर्मल चीज़ हो चुकी है।
यूजुअली लोग क्या करते थे, गोवा ट्रैवल करते थे, मेघालय जाते थे, बाकी जगह जाते थे। आजकल कैसे हो गया है, इन्हीं जगहों को छोड़कर लोग जो है इंटरनेशनल ट्रैवल करना प्रेफर कर रहे हैं। मतलब क्या, लोग बोलते हैं कि चलो बजट डेस्टिनेशन चले जाते हैं, जैसे कि किसी को थाईलैंड जाना होता है, कोई आपकी दूसरी कंट्रीज के अंदर जा रहा है, वियतनाम हो गया या फिर सिंगापुर हो गया। तो ऐसी जगहों पे जो है लोगों ने अभी जाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंटरनेशनली फ्लाइट्स का जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो आस्क एक मेट्रिक होता है जो कि आपको इन कंपनीज के अंदर देखना चाहिए, अवेलेबल सीट किलोमीटर, वो जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है इसके वजह से। दैट इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। तो ये सीन चल रहा है, और इंडिगो जो है अपना खुद का बिजनेस क्लास भी लेकर आ रहा है। तो आगे जाकर इंडिगो के अंदर ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि किस तरीके से ये लोग बिजनेस क्लास को लाकर भी कॉस्ट किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो जो हमारा डिफेंस सेक्टर, अब डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंपनीज है। देखो, आपकी शिप बिल्डिंग कंपनीज आती है, बाकी कंपनीज आती है, लेकिन डिफेंस सेक्टर का मैं आपको अपना आउटलुक दूं तो बॉस, वैल्यूएशन जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड लगती है मुझे डिफेंस सेक्टर के अंदर। और बहुत सी कंपनीज है जहां पे ग्रोथ नहीं है लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए डिफेंस सेक्टर की कंपनीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हालांकि इंडिया, आपको पता होगा, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद से जो है इंडिया कॉन्स्टेंटली डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर रहा है। पिछले 2-3 साल से अगर आप बजट ट्रैक करते हो तो भी आपने देखा होगा कि इंडिया बहुत ज्यादा अपने डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर रहा है, और इंडिजिनाइजेशन का ट्रेंड आ रहा है आपके डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। मतलब क्या, कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम आपका जो कंटेंट यूज हो ना हमारे इंडियन डिफेंस आपके इक्विपमेंट्स के अंदर, जैसे कि मिसाइल्स हो गया या फिर शिप्स वगैरह हो गई, तो वो जो है हमारा इंडियन कंटेंट ही यूज हो। तो इसलिए जो है कंपनीज इस पे भी फोकस कर रही है। तो एज ऑफ नाउ कौन सी कंपनीज है जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर मुझे पसंद है? तो पहली जो कंपनी है वो है जेन टेक्नोलॉजीज। अब जेन टेक्नोलॉजीज बिजनेस मॉडल नहीं पता है, तो ये लोग जो है ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर यूज किए गए थे। तो तब से जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमें इनके स्टॉक के अंदर अच्छी खासी री रेटिंग देखने मिली है। जहां आप स्टॉक का पीई देखोगे तो पीई इसका कुछ आई थिंक था 44 के आसपास, जो कि री रेट होकर जो है 62 के आसपास जा चुका है। हालांकि पहले जेन टेक्नोलॉजीज को जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाईयर मल्टीपल मिलता था, लेकिन इनके Q3 के नंबर्स खराब आ गए और तब मार्केट के अंदर हमें करेक्शन भी देखने मिला। तो इसलिए स्टॉक के अंदर हमें डी रेटिंग भी देखने मिली। लेकिन ओवरऑल बिजनेस लेवल पे अगर आप देखोगे, एक रिस्क जेन टेक्नोलॉजीज के अंदर होने वाला था कि इनके जो ऑर्डर्स है ना वो नहीं आ रहे थे, इनके पास थोड़ा स्लो डाउन हो चुका था ऑर्डर्स का। और इनके एक्विजिशंस अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने अब भी रिसेंटली जो है 3 एक्विजिशंस किए। एक जो है आपका, इन्होंने अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करा है। फिर इसके साथ साथ वेक्टर टेक्निक्स को भी एक्वायर करा है इन्होंने, और जो थर्ड एक्विजिशन है वो इनका भैरव रोबोटिक्स है। अब तीनों एक्विजिशन कोई ड्रोन सेगमेंट के अंदर किया हुआ है, कोई आपके शिप बिल्डिंग स्पेस के अंदर किया हुआ है, नेवी स्पेस के लिए इन्होंने किया हुआ है। तो तीनों एक्विजिशन करके रखे, जिसके वजह से इनके FY26 के मार्जिन है ना, हमें थोड़ा वहां पे डिप देखने मिल सकता था, ये एक प्रॉब्लम था। और इसके साथ साथ ऑर्डर इनफ्लो Q3 के अंदर मैनेजमेंट बता रहा था कि आगे जाकर थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा FY26 के अंदर। लेकिन अगेन चीजें जो है बेटर हो रही है बिजनेस के लिए ओवरऑल। अगर आप जेन का परफॉर्मेंस देखोगे तो जेन का परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जहां सिर्फ FY25 के अंदर ही अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने 900 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस दिया था, और कंपनी ने डिलीवर किया है 930 करोड़ का रेवेन्यू। तो अगर आप FY25 के अंदर ही देखोगे ना 24 से, तो 116% का हमें टॉप लाइन के अंदर इंक्रीज देखने मिला है। और पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 103%। Q4 के भी नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग, सेल्स ग्रोथ 130% और पैट ग्रोथ 189%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस को जो है अभी भी मिल रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन भी जो है हमें जेन के अंदर देखने मिल रहा है। अब डिफेंस कंपनी इसके अंदर आपका जो मार्जिन एक्सपेंशन होता है ना, ये आपके ऑर्डर बुक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। मतलब क्या, कि आपके ऑर्डर बुक में आपके पास किस लेवल के ऑर्डर पड़े होंगे ना, उसके ऊपर जो है आपके मार्जिन्स वगैरह जो है वो फ्लक्चुएट होंगे। अब जेन क्या कर रहा है, ये लोग सिमुलेटर्स वगैरह भी बनाते हैं। तो ये जो है आपके आर्मी के लिए जो है सिमुलेटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ताकि वो लोग ट्रेनिंग वगैरह ले सके, क्योंकि हर बार थोड़ी ना आप रियल वॉर करोगे, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो इसलिए जो है आपके सिमुलेटर सिस्टम्स वगैरह यूज किए जाते हैं। हालांकि सिमुलेटर वाला जो बिजनेस है ना जेन के लिए, इतना ज्यादा हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है। मैक्सिमम इनका हाई मार्जिन बिजनेस जो है वो ड्रोन और एंटी ड्रोन वाला बिजनेस है। फिर इसके बाद जब हम बात करें, तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो जेन के अंदर आपको ऑर्डर बुक इनफ्लो ट्रैक करनी पड़ेगी कंपनी की। वो आपको ढंग से देखना पड़ेगा कि FY26 के अंदर किस लेवल के ऑर्डर्स आ रहे कंपनी के पास, क्योंकि FY27 और 28 के लिए तो इनका गाइडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जहाँ कंपनी का मैनेजमेंट खुद ही बता रहा है कि ये लोग जो है आराम से 50% CAGR के आसपास ग्रो कर सकते हैं। तो गाइडेंस बहुत अच्छा है। कृष्णा डिफेंस नाम की एक और छोटी कंपनी है आपके डिफेंस स्पेस के अंदर ही। इसको हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार चैनल के ऊपर भी, जेन को भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे कृष्णा के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका गाइडेंस भी बहुत मस्त था, 40-50% के आसपास गाइडेंस था। लेकिन अभी कृष्णा डिफेंस ने क्या किया है, उनका गाइडेंस जो है ना उनका, वो उन्होंने थोड़ा रिड्यूस किया है। मतलब क्या, कि यहाँ अगर आप देखोगे तो पहले गाइडेंस था 40-50, अब गाइडेंस हो चुका है 35-40।
तो ये गाइडेंस रिड्यूस किया, ये मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि अभी भी कंपनी का बेस अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा बेस है। तो इस इतने छोटे बेस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करे, जो कि कृष्णा डिफेंस के केस में चल नहीं रहा है। लेकिन हालाँकि अगर मैं वैल्यूएशंस को थोड़ा अकाउंट पे लूँ तो कंपनी का पी 57 का बनकर आता है। तो वहाँ से अगर कंपनी को मार्जिन इंक्रीज़ भी देखने मिला और ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिला, तब कंपनी की स्टोरी जो है प्ले आउट हो सकती है कृष्णा डिफेंस की। ऐसा मुझे लगता है। अगेन मैं किसी को कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये जो है मैं आपको आइडियाज़ देने के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको जो है कौन से स्टॉक्स को जाकर स्टडी करना चाहिए और इस सेक्टर के अंदर मुझे कौन से बेस्ट प्लेयर्स लगते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस और आगे का गाइडेंस और मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन पे भी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कृष्णा डिफेंस का जो है डेयरी वाला बिज़नेस है, जहाँ से कंपनी के पास कैश आता है और वो डेयरी वाला बिज़नेस जो है, ये लोग डिफेंस के अंदर पैसा डाल रहे हैं वो डेयरी वाले बिज़नेस से। तो ये हो रहा है, कंपनी के मार्जिन्स दिखते हैं, आगे जाकर मेरे को तो लगता है। इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपके पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग जो है अभी 2 ऑफ नवंबर को जो है लाइव सेशन करने वाले हैं। हम लोग जो है पोर्टफोलियो एनालिसिस और मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 के ऊपर जो है एक वर्कशॉप ले रहे हैं। तो ये वर्कशॉप जो है लाइव होने वाला है 2 ऑफ नवंबर को, संडे को। तो ये वर्कशॉप ऑनलाइन होगा, लाइव होगा, जहाँ आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। अभी वर्कशॉप का प्राइस जो है 1299 है, जो कि सिर्फ हमारे फर्स्ट 200 पार्टिसिपेंट्स के लिए है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 टू 70 सीट जो है ना ऑलरेडी फुल हो चुकी है, क्योंकि ये जो है मैंने जीरो टू हीरो वालों के लिए जल्दी ओपन कर दिया था। तो यहाँ अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाले वर्कशॉप के लिए, तो जल्द से जल्द जो है इस वर्कशॉप के लिए भी आप लोग जो है रजिस्टर कर देना। एक बार 200 पार्टिसिपेंट्स हो गए तो उसके बाद जो है मैं इसका प्राइस जो है 1299 से जो है 1499 करने वाला हूँ। और इसकी लिमिट जो है लाइव सेशन के लिए जो है मैंने सिर्फ 500 पार्टिसिपेंट्स की रखी हुई है। तो एक बार 500 पार्टिसिपेंट भी कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो है मैं किसी को नहीं लेने वाला हूँ लाइव सेशन के लिए। उसके बाद जो है आप डायरेक्ट सिर्फ जो है रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन लाइव सेशन में जो बैठने का मजा है आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आना मेरे साथ बैठना लाइव। वैसे भी जो लोग जो है जीरो टू हीरो को लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे, उनके जो थे बहुत ज्यादा रिग्रेट्स थे। तो यहाँ पे आना, मेरे साथ लाइव बैठना, जहाँ हम जो है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि केबल्स एंड वायर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स जो है मुझे अच्छे लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स को जो है मैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख रहा हूँ, इंफ्रा के अंदर कौन से स्टॉक्स है, पावर सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, टीएनडी सेक्टर हो गया, ट्रांसफार्मर सेक्टर हो गया, ऑटो एंड एंसिलरीज वाला सेक्टर हो गया, फिर मेटल सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है, रिसाइकलिंग सेक्टर के अंदर जो है हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिखकर आ रही है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एरोस्पेस सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ केयर हो गया, GLP-1 हो गया, CDMO हो गया। अगेन अगर हम देखें तो रिटेल सेक्टर हो गया, ज्वेलरी हो गया, लॉजिस्टिक्स, NBFCs, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, डेटा सेंटर्स, AI, लैब ग्रोन डायमंड, ये सारे सेक्टर्स के अंदर जो है कौन से सेक्टर के अंदर हमें कौन सी कंपनी की जो है बॉटम्स अप लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, ये सारी चीजें जो है ना हम ये आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड H1 FY26 वाले कोर्स के अंदर जो है डिस्कस करने वाले। तो ये लाइव वर्कशॉप होने वाला है, जहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे डिस्कस करूंगा और बात करूंगा कि Q4 FY25 से लेके Q1 और Q2 के अंदर मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही है स्टॉक्स के अंदर, और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें जो है मैंने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किए, कट किए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ पूरा पोर्टफोलियो लाइव डिस्क्लोज करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर होल्डिंग बनाई है, क्या बेसिस पे मैंने उस कंपनी के अंदर से जो है एग्जिट करा हुआ है। और इसके साथ-साथ ये सेशन जो है 10 आवर्स के आसपास होने वाला है, तो हम 2 ऑफ नवंबर को मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस जो है लाइफ टाइम मिलेगा। जस्ट इन केस अगर आप सेशन नहीं अटेंड कर पाते हो तो आपको जो है लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स का जो है एक्सेस भी मिल जाएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। और इस सेक्टर के अंदर आपको जो नॉलेज मिलेगा, और सेशन के बाद जो है हम लोग लाइव जो है आप लोगों के साथ Q&A करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। और इसके साथ साथ जल्द से जल्द जो है आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 के लिए रजिस्टर कर देना। अगर आपने जीरो टू हीरो के लिए रजिस्टर करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो है वर्कशॉप के लिए बेस जो है रेडी है। अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो लाइव मेरे साथ, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है जीरो टू हीरो देख कर आना, क्योंकि जीरो टू हीरो के अंदर जो है आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। मार्केट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप सीखोगे कि क्या बेसिस पे हमें किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन ऐड करनी चाहिए या कट करनी चाहिए, मेरा क्या करंट पोर्टफोलियो है, मेरे को कौन सी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कस करना रहा हूँ। कंडीशन एक ही है कि कुछ भी जो है ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हर एक चीज जो है ना एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से।
ज़ीरो टू हीरो के अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से जो है आप कॉन कॉल को डिकोड कर सकते हो, क्या जो है आपको डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, किस तरीके से जो आप प्रैक्टिकली जो है इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं टेक्निकल्स यूज़ करता हूँ और स्टॉक्स को जो है स्क्रीन करता हूँ, किस तरीके से जो है मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाकर रखी है। और इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कंपनीज़ में फ्रॉड डिस्कस कर सकते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो है, सेक्टर चेकलिस्ट जो है कि जैसे कि हर एक सेक्टर के लिए जो है डिफरेंट चेकलिस्ट होती है। कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ अलग तरीके से ट्रैक करना पड़ता है। हॉस्पिटल्स के अंदर हमें कुछ और देखना पड़ता है। इसके साथ-साथ बाकी सेक्टर्स के अंदर देखोगे कैपिटल गुड्स हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया, डेटा सेंटर हो गया, हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें डिफरेंट तरीके से ट्रैक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ज़ीरो टू हीरो के अंदर जो है सीखने मिलेगी, ताकि आपके पास जो एक फ्रेमवर्क रेडी होगा, बेस रेडी होगा और ये बेस लेकर जो है आपको हमारे H1 FY 26 के वर्कशॉप के अंदर आना है। और अगर आपने H1 FY 26 के वर्कशॉप के अंदर डायरेक्ट लाइव आ रहे हो, अगर आपने ज़ीरो टू हीरो नहीं लिया है, तो भी कोई बात नहीं, आप कर लेना, लाइव कर लेना और उसके बाद आप जो है ज़ीरो टू हीरो को जो है अटेंड कर सकते हो। ज़ीरो टू हीरो का रिकॉर्डिंग लेकर जो है आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन देख कर आओगे तो बेटर है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, लेकिन बाद में जो है आप ज़ीरो टू हीरो को देख लेना। और ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास का जो प्राइस है, मैं जल्दी जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है ज़ीरो टू हीरो के लिए, तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना, इसके पहले आपका मास्टर क्लास का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। ज़ीरो टू हीरो के अंदर आपको वैल्यूएशन वगैरह के बारे में भी सीखने मिलता है, तो हर एक चीज़ जो है आपको सीखने मिलती है। और ये वाले सेशन के अंदर हम लोग जो है ना आपके पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे, मेरे पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ बात करेंगे कि करंटली जो है मार्केट के अंदर कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी लग रही है, कौन-सी कंपनीज़ में स्किप कर रहा हूँ। सो बाकी दोनों सेशन की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। इंक्रीज़ ही होंगे, लेकिन मैनेजमेंट बता रहा है थोड़े स्टेबल रहेंगे। एक और डिफेंस स्पेस के अंदर बिज़नेस है जो कि मेरे को आजकल इंटरेस्टिंग लगने लगा है, वो है एक्सिस किड्स। अब एक्सिस किड्स के अंदर जो है प्रोडक्ट में एक शिफ्ट देखने मिलेगा। अब ये स्टोरी जो है बहुत बड़ी स्टोरी है और मुझे लगता है कि ये स्टोरी प्ले आउट होने के लिए हमें कम से कम 2030 तक वेट करना पड़ेगा और मैनेजमेंट ने भी यही बोला है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि यार 2030 तक स्टॉक के लिए वेट करेंगे कि स्टोरी कब प्ले आउट होगी। अब हम कोई भी बिज़नेस के अंदर एलोकेशन करते हैं ना, तो हमें जो है स्टैगर्ड वे में करना चाहिए। हमें हर क्वार्टर देखना है कि यार परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है क्या, और फिर उस हिसाब से जो है हमें उस बिज़नेस के अंदर एलोकेट करना है। तो यहाँ अगर हम एक्सिस किड्स की भी बात करें, तो कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये लोग जो है इनका जो सर्विसेज वाला बिज़नेस है ना, उससे प्रोडक्ट बिज़नेस की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब क्या, इनके मार्जिन्स बेटर होने वाले हैं। इनके एबिटा मार्जिन्स अगर आप एज़ ऑफ नाउ देखोगे तो 14% के एबिटा मार्जिन्स बनकर आते हैं। मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है पता है? 24% के एबिटा मार्जिन्स हो गए। तो ये इंटरेस्टिंग हो रहा है एक्सिस किड्स के अंदर। हालाँकि इन्होंने अभी नई सेल्स टीम वगैरह भी ये लोग लेकर आए हैं। इसके साथ-साथ ये लोग आपके सेमीकंडक्टर के अंदर भी है, इनके एरोस्पेस बिज़नेस के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। एक्सिस किड्स को भी मैंने जो है चैनल के ऊपर कवर कर रखा है, आप एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, आपको पूरा डिटेल बिज़नेस एनालिसिस एक्सिस किड्स का मिल जाएगा। अब इसके बाद एक अपोलो माइक्रो सिस्टम नाम की भी एक कंपनी है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, लेकिन वहाँ की वैल्यूएशंस मुझे अपोलो की समझ नहीं आती है। मतलब क्या यार, 100 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और गाइडेंस आपका वही 40-50% के आसपास का है। तो मतलब वैल्यूएशंस मेरे समझ में तो नहीं आती अपोलो की। अब इसके बाद ऑटोमोटिव एंसिलरीज़ की बात करें हम, तो पहले हम ऑटो ओईएम्स की बात करते हैं। तो ऑटो ओईएम स्पेस के अंदर अगर आप टाटा मोटर्स के नंबर देखोगे तो बहुत वाहियात परफॉर्मेंस दे रहा है। सारी ऑटोमोटिव कंपनीज़ के अंदर जो है हमें डिग्रोथ देखने मिल रही है सेल्स के लेवल पे अगर आप देखोगे तो। तो इसलिए अगर आप इनके स्टॉक्स देखोगे ना, तो स्टॉक्स भी अच्छे खासे जो है हमें उनके अंदर करेक्शन देखने मिल रहा है। यही बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पे टाटा मोटर्स का स्टॉक देखो, पहले 1100-1200 के लेवल पे था, आज 600 के लेवल, 700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। रीज़न क्या था कि पहले इन कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ आ रही थी, वॉल्यूम ग्रोथ भी था, वैल्यू ग्रोथ भी था, इसलिए सेल्स ग्रोथ आ रही थी इन कंपनीज़ के अंदर। एज़ ऑफ नाउ आपकी पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड है 0 टू 5% के बीच में ग्रो करे। तो 2025 के अंदर भी ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी थी और 2026 के अंदर भी ग्रोथ थोड़ी स्लो ही आएगी। तो ये सीन है। लेकिन एक प्लेयर है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ऑटोमोटिव ओईएम स्पेस के अंदर मेरा जो है ये वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। Hyundai को देखो, टाटा मोटर्स को देखो, मारुति को देखो, सबके अंदर हमें जो है वॉल्यूम डिग्रोथ देखने मिल रहा है, सेल्स जो है रिड्यूस होते जा रही है। लेकिन महिंद्रा एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक्चुअली बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कंपनी आराम से 20% के आसपास ग्रो कर रही है। एफवाई 25 के अंदर भी इन्होंने जो है अभी Q4 के अंदर अपनी टॉप लाइन 20% से ग्रो की है। Q3 के अंदर भी इनके नंबर्स अच्छे थे, 17% से कंपनी जो है ग्रो कर रही थी। तो इतना बड़ा बेस होने के बाद भी कंपनी 14-15% के आसपास तो आराम से ग्रो कर सकती है। इसके साथ-साथ इनके नए मॉडल्स भी आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो BE9, BE6, आपका थार रॉक्स का एक नया मॉडल आया था, XUV 700 के मॉडल्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनके महिंद्रा के शोरूम में जाकर देखना। अब यूजुअली देखोगे तो कार्स को जो है इतनी ज़्यादा ओवरबुक्ड हो चुकी है कार्स, कि आपको जो है 5-5 मंथ्स, 6-6 मंथ्स का वेटिंग टाइम फेस करने मिल रहा है।
ये इशू देखने मिल रहा है। और वही आप Hyundai के शोरूम में जाके देखना, Hyundai वाले बोलेंगे सर आपको क्रेटा चाहिए, कल के कल प्रोवाइड करवा देंगे, आपको अल्कज़ार चाहिए, आज की आज मिल जाएगी। तो ये दिक्कत देखने मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके ऑटो ओईएम्स के अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा है। तो आपके ऑटो ओईएम्स के अंदर आपको क्या देखना चाहिए कि कौन-सा मॉडल कब आ रहा है। तो अगर कभी अच्छे मॉडल्स आएँगे, कभी चलने वाले मॉडल्स आएँगे, लोगों को पसंद आएगी तो इनकी सेल्स इंक्रीज़ होगी। अगर नए मॉडल्स नहीं आ रहे तो कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। और वही जो है हमें Hyundai के साथ देखने मिल रहा है। Hyundai के अंदर ग्रोथ इतनी नहीं अच्छी आ रही है क्योंकि इनके जो नए मॉडल्स हैं ना, वो भी इतने ज़्यादा आ नहीं रहा है एज़ ऑफ नाउ। तो ये सीन है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे को बेस्ट प्लेयर लगता है। तो अब ऑटो ओईएम्स के अंदर अगर आपकी कंपनी अच्छे परफ़ॉर्म कर रही है, तो कोई कंपनीज़ जो है, जो कि आपकी कंपनी के क्लाइंट है, तो ऑब्वियसली वो भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही परफ़ॉर्म करेंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो क्लाइंट्स हैं ना, वो एक लुमैक्स नाम की एक कंपनी है, लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़। हालाँकि ऑटो एंसिलरीज़ के अंदर बड़ी कंपनीज़ भी आती है, मदरसन सुमी जैसी कंपनीज़ आती है, यूनो मिंडा जैसी कंपनीज़ आती है। लेकिन उन कंपनीज़ के अंदर जो है ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ हमें कहाँ देखने मिल रहा है? छोटी कंपनीज़ है, जैसे कि लुमैक्स जैसी कंपनी है, जिसने Q4 में अपनी सेल्स 50% से ग्रो करी है। ये जो है महिंद्रा के क्लाइंट है, ये आपका क्रोमियम वाला पार्ट बनाता है, प्लास्टिक वाला पार्ट बनाता है कार का आगे से। फिर इसके साथ-साथ बाकी आपके कार्स के लिए जो है ये लोग चीज़ें बनाते हैं। ये आप देख लो, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत हेल्दी है, 20% के आसपास का गाइडेंस दे रहा है मैनेजमेंट, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लुमैक्स एक अच्छा प्लेयर है, जो कि आप स्टडी कर सकते हो, जहाँ मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें देखने मिल रहा है। अब लुमैक्स के अलावा और भी कुछ प्लेयर्स बनकर आते हैं। मदरसन सुमी के अंदर तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है, तो वो यार मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, आपके ऑटोमोटिव, आपके एंसिलरीज़ के केस में मैं बता रहा हूँ। तो एनडीआर एक ऐसी कंपनी है, जहाँ आगे जाकर अच्छी ग्रोथ आ सकती है। मैनेजमेंट ने भी यहाँ जो गाइडेंस दिया है ना आपका, कुछ 30% के आसपास दिया है, तो गाइडेंस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। Q4 के अंदर हालाँकि नंबर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब एनडीआर का मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि एक ये एनडीआर के क्लाइंट्स कौन बनकर आते हैं, आपका टोयोटा हो गया, किया हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये इनके क्लाइंट्स बनकर आते हैं। टोयोटा और किया की कार जो है एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है, सुजुकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब इंडिया जो है आपकी सीट्स वगैरह बनाता है। अब ये बिज़नेस को मैं ऑलरेडी चैनल पे कवर कर चुका हूँ, तो वो जो है आप चेकआउट कर लेना जाके इंडियार वाला। इंडियार के बाद फाइम इंडस्ट्रीज़ करके है, इनका भी गाइडेंस अच्छा है, 25% का इनका गाइडेंस है। कंपनी के अंदर भी ग्रोथ अच्छी आ रही है और स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में अच्छा खासा री-रेट हो चुका है। पहले अगर आप स्टॉक का पीई मल्टीपल देखोगे तो मल्टीपल इन्हें मिलता था कुछ टाइम पहले यार 20 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड करता था। एज़ ऑफ नाउ पीई मल्टीपल जो है 25 के आसपास जा चुका है। तो विदिन 1 मंथ के अंदर हमें इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ देखने मिला है और स्टॉक भी जो है लगभग 40-50% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो बट वैल्यूएशन अगर मैं फाइम की बताऊँ तो ठीक है, डिसेंट ही है, कंसिडरिंग द ग्रोथ 15-20% के आसपास की। और ये लोग जो है आपके टू व्हीलर वाला जो स्पेस है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा काम करता है। तो फाइम एक प्लेयर है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। फिर इसके साथ-साथ ट्रांसफॉर्मर स्पेस के अंदर आपको पता ही है कितनी ज़्यादा टेलविंड चल रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा ट्रेंड है हमारा ट्रांसफॉर्मर स्पेस, क्योंकि ग्रिड स्टेबलाइजेशन हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है आपके ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह के लिए और इसके साथ-साथ एआई आ चुका है, डेटा सेंटर्स के अंदर टेलविंड्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड क्या होती है? ट्रांसफॉर्मर्स की। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको ट्रांसमिट करने के लिए क्या लगेगा? ट्रांसफॉर्मर्स तो लगने ही वाला है आपको, सबस्टेशंस तो लगने ही वाले। तो ट्रांसफॉर्मर कंपनी के अंदर बहुत बड़ा टेलविंड बनकर आता है। अब मुझे कौन-सी कंपनीज़ पसंद है इनके अंदर, ये स्पेस के अंदर? मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो कि ट्रांसफॉर्मर स्पेस के अंदर है, सारी कंपनीज़ अच्छी है, मैक्सिमम कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ है। एक वोल्टैम नाम की एक कंपनी है, वहाँ पे इतना ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। तो ट्रिल एक अच्छी कंपनी है ट्रांसफॉर्मर स्पेस के अंदर, जो कि एक्चुअली बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। Q4 में भी इन्होंने अपनी सेल्स ग्रो की है 31% से। हालाँकि ट्रिल का जो गाइडेंस है ना, वो 50-60% के आसपास जो है ग्रो करने का है। तो गाइडेंस ट्रिल का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन एक्सपेंशन हमें ट्रिल के केस में देखने मिल रहा है और कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज़ के अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज़ ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। इसलिए इन सारी कंपनीज़ के अंदर जो है हमें अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ भी देखने मिल रही है। तो ट्रेल एक प्लेयर है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। अगेन वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है मुझे ट्रेल में, मतलब 73 का पी है। हालाँकि पर कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस भी अच्छा है और अर्निंग्स ग्रोथ भी हमें देखने मिल रही है। अब अगला प्लेयर जो है वो है शिलचार। अब शिलचार ने भी रिसेंटली अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था और वहाँ पे भी ये लोग ऑलरेडी हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। इन्होंने कुछ 7500 एमटी के आसपास की इनकी कैपेसिटी हो चुकी है अभी।
और इसके साथ-साथ शिलचार के नंबर्स अगर आप देखोगे तो नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। यहाँ अगर आप एफवाई 25 के अंदर देखोगे तो कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की है 120% से, मार्च Q4 की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा है और शिलचार भी अगेन हायर यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है, तो यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है बहुत ज़्यादा भयंकर देखने मिल रहा है। मैं ऑलरेडी आपके ये सारे मेगा ट्रेंड्स जो है ना मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के अंदर। तो 20 आवर्स का कंटेंट है। अगर आपको जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च सीखनी है, लाइफ में कुछ करना है और अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है कि किस तरीके से आप कर सकते हो, तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो, जहाँ मैं ऑलरेडी आगे जाकर जो 15-20 मेगा ट्रेंड्स है, जहाँ पे टेलविंड्स हमें देखने मिल रही है, वो डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके साथ-साथ मैंने आपको सिखाया भी है कि आप किस तरीके से जो है बेस्ट प्लेयर ढूँढ सकते हो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर और किसी भी मेगा ट्रेंड्स के लिए। तो ये बेस्ट प्लेयर्स ढूँढने के लिए आपको किसी पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा, आप जो है खुद ही कर सकते हो। तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। तो शिलचार का ये सीन है। अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है कंपनी के अंदर, शिलचार का परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके साथ-साथ एक और कंपनी बनकर आती है आपकी यही स्पेस के अंदर, वो है आपका क्वालिटी पावर, जो कि आपका पावर इक्विपमेंट्स बनाता है। अब क्वालिटी पावर का भी गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज़ ऑफ नाउ 2025 में देखोगे तो इन्होंने 337 करोड़ का टॉप लाइन किया हुआ है। मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग आराम से 750 करोड़ या 800 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन कर सकते हैं। तो टॉप लाइन का इंक्रीज़ कितना बन जाता है 133% का। तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ-साथ हमें जो है इनके मार्जिन्स थोड़े बेटर होते हुए दिखेंगे, एबिटा मार्जिन्स की बात कर रहा हूँ मैं, और पैट मार्जिन थोड़े नॉर्मलाइज़्ड होते हुए दिखेंगे हमें कंपनी के। रीज़न ये है कि इनके बिज़नेस के अंदर आप देखो अदर इनकम बहुत ज़्यादा है और टर्की के वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है टर्की के अंदर, उसकी वजह से कंपनी को जो है फ़ॉरेक्स गेन्स देखने मिले। तो ये फ़ॉरेक्स गेन की वजह से इनका जो पैट है ना इतना ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है इनका सस्टेनेबल पैट मार्जिन जो है 10 से 12% के आसपास है। कंपनी भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रही है। इनका जो एक सांगली के अंदर प्लांट है ना, वो ये लोग 9x के आसपास इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो क्वालिटी पावर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। इसको मैं चैनल पे कवर कर चुका हूँ। एक वीडियो इसका ऑलरेडी बन चुका है। रिसेंटली आईपीओड कंपनी है, तो यहाँ हमें प्रमोटर का जो एग्जीक्यूशन है ना वो ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाते हैं, आपकी कॉइल्स भी बनाते हैं और इसके साथ-साथ जो पावर इक्विपमेंट होती है ना स्टैटकॉम वगैरह, जो कि हमें करंट स्टेबलाइज़ करने में हेल्प करती है, एनर्जी लॉस रिड्यूस करने में हेल्प करती है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है कंपनी बनाती है। तो क्वालिटी पावर एक हाई ग्रोथ कंपनी है जो कि आप अगेन रीड कर सकते हो। क्वालिटी पावर के बाद जीई वर्नोवा जैसी भी कंपनीज़ बनकर आती है। जीई वर्नोवा की भाई वैल्यूएशंस मुझे नहीं समझ आती है। हालाँकि जीई वर्नोवा के नंबर्स जो हैं हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं यहाँ अगर आप देखोगे। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। मैक्सिमम कंपनी जो कि आपके पावर स्पेस के अंदर काम कर रही है, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज़, वहाँ मैक्सिमम कंपनीज़ में ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। क्योंकि कंपनीज़ जो है हाई कैपेसिटीज़ के अंदर काम कर रही है। एज़ ऑफ नाउ तो ट्रांसफॉर्मर का साइकिल बहुत सही से चल रहा है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे 1 से 2 साल बाद रिस्क ये बन सकता है, मुझे तो लगता है 3 से 4 साल बाद ये रिस्क बनेगा कि आपका ओवर सप्लाई हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये एक रिस्क है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और उस हिसाब से आप इन सारी कंपनीज़ को जो है पढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंग प्लेयर्स है सारे। अब इसके बाद आपका जो है एक और प्लेयर है, प्रॉक्सी प्लेयर जिसे मैं बोलूँगा टीडी पावर। अब ये लोग जो है आपके टरबाइन्स बनाते हैं और इसके साथ-साथ जनरेटर्स बनाते हैं। ऑब्वियसली डेटा सेंटर का बूम भी ये कंपनी बेनिफिट करेगा, टी&डी का बूम भी ये कंपनी बेनिफिट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर लगती है। फिर इसके साथ-साथ ये मोटर्स, टरबाइन, जनरेटर्स वगैरह जो है ये डेटा सेंटर्स के अंदर लगते हैं और अलग-अलग जनरेटर्स बनाती है कंपनी, जैसे कि ऑयल एंड गैस के लिए अलग, लोकोमोटिव के लिए अलग, मोटर इंजन के लिए अलग। इनका भी गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज़ देखने मिल रहे हैं कंपनी को। तो इनके पास जो मैक्सिमम ऑर्डर बुक पड़ा है ना टीडी पावर के पास, वही आई थिंक 70% के आसपास तो कुछ एक्सपोर्ट्स का ही है। और एक्सपोर्ट के ऑर्डर बुक के अंदर हमें ग्रोथ भी अच्छी देखने मिल रही है। कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि हेडविंड्स आई मीन टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है कंपनी के अंदर और यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस कुछ दिया हुआ है 30% के आसपास का। तो 1600 करोड़ के आसपास मेरे को लगता है ये लोग रेवेन्यू बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो एज़ ऑफ नाउ 1279 है, तो हमें टॉप लाइन के अंदर कम से कम 25% का इंक्रीज़ देखने मिल सकता है और इसके साथ-साथ मार्जिन एक्सपेंशन भी पॉसिबल है कंपनी के अंदर और वैल्यूएशन भी मुझे ठीक लगती है टीडी पावर के केस में, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक। एक है, हालाँकि मैं ये इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन एक रिस्क है जो कि मैं आपको हाइलाइट करना चाहूँगा कि प्रमोटर्स ने जो है बहुत ज़्यादा बेचा है टीडी पावर रिसेंट में। कॉन कॉल के अंदर इन्होंने बताया था कि हम लोग स्टेक सेल नहीं करेंगे, लेकिन प्रमोटर ने जो है स्टेक सेल किया है। अब कोई-कोई लोग नाचते रहते हैं ना भाई प्रमोटर का रिस्क है, प्रमोटर का रिस्क है, तो उनके लिए मैंने जो है आपको ये हाइलाइट कर दिया। अगेन लेकिन मास्टर क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हर बार जब प्रमोटर बेचता है ना तब बहुत हर बार रिस्क नहीं होता है। क्योंकि ये देखो प्रमोटर ने अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पैसा कमाया, तो थोड़ा बहुत स्टेक वो यहाँ-वहाँ बेच देता है तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत स्टेक बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि यार प्रमोटर का स्टेक 50% है, भाई ने बेच दिया 25%, तो ये हमें नहीं करना है, ये नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ।
तो टीडी पावर एक है, इसको भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ हमारे चैनल के ऊपर। फिर हॉस्पिटल स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, लास्ट 3-4 ईयर से बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर जो है आपके हॉस्पिटल स्टॉक्स जो है हमको बनते हुए दिखे। तो हॉस्पिटल स्पेस के अंदर कौन से स्टॉक्स एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? तो एक मैक्स हेल्थ केयर नाम की कंपनी है, जिनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स ओपन कर रहे हैं और मैक्सिमम हॉस्पिटल कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन दोनों कर रही है। इनके हॉस्पिटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो है बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं और नंबर ऑफ बेड्स भी जो है ये लोग बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं और मैक्स भी वही लेवल पे चल रहा है। तो मैक्स के अगर आप देखोगे तो 2025 में इनके जो बेड एडिशंस है वो 163 के आसपास के थे और यहाँ अगर आप टोटल देखोगे मैक्स के बेड्स तो 5100 है। एक्सपेक्टेड है कि FY28 तक मैक्स के जो बेड्स है ना वो लगभग 1.5x या 1.7x के आसपास हो जाए। आई थिंक 1.7x के आसपास जो है बोलना बेटर होगा। तो ये मैक्स के केस में हो रहा है। इसके साथ-साथ मैक्स बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सपांड कर रहा है। हालाँकि मैक्स की जो वैल्यूएशन है मुझे नहीं पसंद है। हॉस्पिटल कंपनीज़ के लिए आपको जो है पीई रेशियो का मेट्रिक यूज़ नहीं करना चाहिए। अगेन ये मैंने वैल्यूएशन के क्लास में सिखाया हुआ है। इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के अंदर मैं कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हॉस्पिटल कंपनीज़ को है ना ईवी टू एबिटा के मल्टीपल से वैल्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ईवी टू एबिटा का मल्टीपल जो है मैक्स के केस में 61 का बनकर आता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है कंसिडरिंग द ग्रोथ, क्योंकि एज़ ऑफ नाउ मैक्स के अंदर ग्रोथ आ रही है 30% की। अब इनके नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल रैंपिंग होगी तो हो सकता है 35% की भी ग्रोथ आ जाए। बट स्टिल 60 के ईवी टू एबिटा की जो वैल्यूएशन है मुझे तो समझ नहीं आती है, किसी और को समझ आती होगी तो मुझे नहीं पता। क्योंकि किसी और को समझ आ रही है इसलिए स्टॉक अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे से ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। लेकिन हॉस्पिटल स्पेस के अंदर मुझे एक प्लेयर इंटरेस्टिंग लगता है जिसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल्स। अब ये इसका ईवी टू एबिटा देखोगे अगर आप कंपनी का, तो कंपनी का ईवी टू एबिटा का मल्टीपल है सिर्फ 23 का। अगर आप बाकी पीयर्स को देखोगे ना तो इनके ईवी टू एबिटा का मल्टीपल कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है। नारायणा का भी अगर आप ईवी टू एबिटा मल्टीपल देखोगे ना तो भाई 30 के आसपास जा चुका है। तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। री-रेटिंग हमें नारायणा के अंदर भी देखने मिली है। अब यथार्थ ने जो है 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर किए। 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर किए तो इनके नंबर ऑफ बेड्स इन्होंने आई थिंक कुछ 50% के आसपास इंक्रीज़ किए। तो इतना ज़्यादा फास्ट एक्सपेंशन कर रहा है तो कंपनी को डेप्रिसिएशन लेना पड़ रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट लेने पड़ रहे हैं। आपके हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट वगैरह जो है आपको बेयर करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती है कंपनीज़ के लिए। तो इसलिए यथार्थ के अगर आप देखोगे तो हमें मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिल रहा है। ये दिक्कत है। यथार्थ का मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो Q4 के मार्जिन्स हैं, उससे कम तो मार्जिन्स नहीं गिरेंगे। अब हमें आगे जाकर FY26 के अंदर वो ट्रैक करना है कि भाई मार्जिन्स का जो है, किस लेवल पे जा रहे हैं मार्जिन्स। ये ना हो कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है, इससे नीचे नहीं जाएँगे और उसके नीचे मार्जिन्स चले गए, तो स्टॉक के अंदर एक डी-रेटिंग हो सकती है। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है कंपनी के लिए, 30-40% का गाइडेंस है, जो कि बहुत अच्छा गाइडेंस है कंसिडरिंग द वैल्यूएशन। अगेन मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, हमारा इंटेंशन यही है इस वीडियो के अंदर कि हम जो है बेस्ट प्लेयर्स डिस्कस करें और मेरा काम है आपके साथ बिना कोई बायस से सारे बेस्ट प्लेयर्स डिस्कस करना पूरे इंडस्ट्री के अंदर। अब नारायणा के केस में अगर आपको मैं बताऊँ, तो नारायणा के केस में क्या बन जाता है कि यहाँ पे ग्रोथ देखो, ग्रोथ इज़ अराउंड 18-20% के आसपास। यहाँ पे अगर आप FY24 ओवर 25 ग्रोथ देखोगे ना नारायणा की, 9% के आसपास की कंपनी ने ग्रो की है टॉप लाइन ग्रोथ और वैल्यूएशन है भाई 50 का पी। ईवी टू एबिटा का मल्टीपल भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, 30 का बन चुका है। तो मुझे कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और री-रेटिंग अपॉर्च्युनिटी इतना ज़्यादा नहीं बनकर आता है यहाँ पे। अब जो है अगला इंडस्ट्री जो कि सिक्स्थ इंडस्ट्री हम डिस्कस करेंगे वो है आपका हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर ओवरऑल सारी कंपनीज के अंदर टेलविंड्स है, जहां पूरा माइक्रो फाइनेंस स्पेस जो है परेशान हो चुका था। इसके साथ साथ ओवरऑल आप दूसरी कंपनीज देखोगे तो वो परेशान हो चुकी थी। एनबीएफसी कंपनी हो गई, 5 स्टार हो गया, एसबीएफसी हो गया, ये सारे लोग परेशान हो चुके थे। तो वहां पे आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है ना वो एक्चुअली ग्रोथ दिखा रही थी। तो वहाँ पे बजाज हाउसिंग नाम की एक कंपनी है, जो कि एक्चुअली फास्ट ग्रो कर रही है। इनका भी लोन बुक अगर आप देखोगे 25-26% के आसपास ग्रो कर रही है कंपनी। फिर इसके साथ-साथ कंपनी को जो है डिसेंट ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर ओवरऑल सारी कंपनीज़ के अंदर टेलविंड है। हर एक कंपनी अपनी लोन बुक जो है कम से कम बोल रहा हूँ, मिनिमम 20% पे ग्रो कर रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मैं बोलूँ तो इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन मुझे एक्सपेंसिव लगती है क्योंकि 5 का प्राइस टू बुक है ना बजाज के लिए। तो ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, जहाँ से मुझे री-रेटिंग अपॉर्च्युनिटी जो है बजाज के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है। फिर इसके बाद आपकी जो दूसरी कंपनीज़ बनकर आती है, तो इंडिया शेल्टर जैसी कंपनीज़ है जो कि एक्चुअली फास्ट ग्रो कर रही है। तो ये सारी कंपनीज़ जो है मैं चैनल पे कवर कर चुका हूँ, तो आप नॉर्मली चैनल पे भी सर्च करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब इंडिया शेल्टर का मैं बताऊँ तो ये अपनी लोन बुक ग्रो कर रहे हैं 35% के आसपास। इनका गाइडेंस भी वही है, 30-35% के आसपास ये लोग ग्रो करेंगे।
पूरे स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट एक्सपांड कर रहा है कंपनी। एसेट क्वालिटी कंपनी की बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ आपका जीएनपी और एनएनपीए की बात करूँ मैं। इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो है रिड्यूस हो गया आगे जाकर या फिर स्टेबल रहेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को, तो इंडिया शेल्टर एक इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। फिर इसके साथ-साथ होम फर्स्ट फाइनेंस भी है, जो कि एक्चुअली फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। 35-40% के आसपास ये भी ग्रो कर रहा है। आई थिंक 30 टू 35 होगा। हालाँकि अभी तो इन्होंने 30% पे ग्रो किया है। 40% पे तो कोई नहीं ग्रो कर रहा है। इंडिया शेल्टर ही सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे है। लेकिन मेरे को होम फर्स्ट की वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। इंडिया शेल्टर का केस मैं अगर बताऊँ तो इंडिया शेल्टर मेरे को थोड़ा डिसेंटली वैल्यूड लगता है। 3.8 का प्राइस टू बुक है। होम फर्स्ट में भाई 5 का प्राइस टू बुक है। तो इंडिया शेल्टर अगर आप देखोगे तो होम फर्स्ट से कंपैरेटिवली ज़्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। तो वहाँ री-रेटिंग अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वैल्यूएशंस रीज़नेबल है यहाँ पे। ऐसा मेरा आउटलुक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से स्टोरी प्ले आउट होती है। लेकिन इंडिया शेल्टर एक अच्छा प्लेयर है जो कि आपको हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर ट्रैक करना चाहिए। अब जब हम वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर जाए, तो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर मुझे जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लगता है ना, वो है हमारा नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट। नुआमा पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुका हूँ, लेकिन क्या है वो हमारे यूट्यूब वालों को ये वीडियो पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सारा स्ट्राइक लगा दिया चैनल पे, पता नहीं क्यों, और वो वीडियो डिलीट कर दी। भाई यूट्यूब वालों वीडियो लेकर आओ यार, वो इन्वेस्टर्स का लॉस होता है ये चक्कर में। एक्चुअली मजाक से हटके देखूंगा, मैं अपलोड करूंगा वो वीडियो फिर से। नुआमा के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है। इनका जो साइक्लिकलिटी है ना नुआमा का, वो भी धीरे-धीरे रिड्यूस हो रहा है। मतलब क्या कि पहले कंपनी के अंदर कैपिटल मार्केट से ब्रोकिंग साइड से ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते थे। लेकिन अभी इनका कैपिटल मार्केट साइड के अंदर एक और बिज़नेस है, वहाँ से जो है क्लीयरिंग वाला बिज़नेस बोलते हैं उसे, तो वहाँ से कंपनी के अंदर ग्रोथ अच्छी आ रही है। इसके साथ-साथ ओवरऑल सेक्टर के अंदर भी टेलविंड्स है। नुआमा अपना साइक्लिकलिटी रिड्यूस कर रहा है। इनके आरएम्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा हायरिंग रिड्यूस कर रहा है। हालाँकि आरएम्स के अंदर हायरिंग होगा, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ के अंदर आपको आरएम हायरिंग ट्रैक करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक बनकर आता है। अगेन कौन से इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रैक करना है ये सब मैंने मास्टर क्लास के अंदर समझाया हुआ है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको इक्विटी रिसर्च नहीं आता है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या देखना है, तो भाई क्या सोच रहे हो आप अभी तक? एनरोल करो, पहले एनरोल करो मास्टर क्लास के अंदर। फिर बाद में प्राइस इंक्रीज हो गया तो मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो नुआमा एक मस्त सी कंपनी है जो कि आपको देखनी चाहिए, ट्रैक कर सकते हो। अब नुआमा के केस में मेरे को वैल्यूएशन में बताऊँ, सीरियसली बताऊँ तो डिसेंटली वैल्यूड कंपनी लगती है। इसके साथ-साथ इनका एसेट मैनेजमेंट वाला बिज़नेस भी ये लोग बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और इसके बाद नुआमा के अगर आप बाकी बिज़नेसेस देखोगे तो परफॉर्मेंस जो है हर एक बिज़नेस के अंदर नुआमा का अच्छा ही चल रहा है। और एफआई 25 के अंदर कैपिटल मार्केट साइकिल के अंदर थोड़ा स्लो डाउन देखने मिला था। तो इतना खराब चीज़ों के बाद भी नुआमा ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, ये मुझे बहुत बेटर लगा। मतलब आपके मोतीलाल वगैरह या 361 वैम जैसी जो कंपनीज़ है, उनसे तो भाई बेटर ही था। अब 361 के केस में देखें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब था, तो इसलिए मुझे कंपनी इतनी पसंद नहीं है। हालाँकि ये कंपनी के अंदर इतनी ज़्यादा साइक्लिकलिटी नहीं है, नुआमा से लेस साइक्लिकल है कंपनी, कैपिटल मार्केट साइक्लिकलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। स्टिल इनका परफॉर्मेंस एवरेज ही था, नुआमा का बेटर था इनसे परफॉर्मेंस। मोतीलाल एक अच्छा प्लेयर है, जो कि आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन इनकी ट्रेजरी से ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। मतलब क्या कि मार्केट के अंदर कुछ भी ऊपर-नीचे हो जाता है, तो इनकी ट्रेजरी इनकम फ्लक्चुएट हो सकती है। तो वही मोतीलाल के केस में हमें Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है लॉस रिपोर्ट करा है। वो यही रीज़न था कि यार ट्रेजरी इनकम जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गई इनकी। अब कोई सोच रहा है भाई ट्रेजरी इनकम क्या होता है? तो आपके लिए एक छोटा-सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेजरी इनकम ये होता है कि जो इनके पास कैपिटल होता है ना, वो ये लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते थे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल एस्टेट के अंदर कर देंगे, खुद के फंड्स के अंदर कर देंगे। तो जो एक्सेस फंड्स होता है आपके पास पड़ा होता है ना घर में, ब्लैक कैश, काला धन बोलते हैं हम उसे, या फिर जो आप जो रियल एस्टेट में लगाते हो, या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारे पास व्हाइट में जो पैसा होता है, व्हाइट मतलब हालाँकि व्हाइट, ब्लैक ये सब छोड़ो चीज़ें आप, लेकिन आप सोचो ना इन्वेस्टमेंट इक्विटी के लिए हमारे पास जो मज़ाक से हट के, जो सैलरी के बाद या फिर बिज़नेस के बाद जो प्रॉफिट्स बचते हैं हमारे पास, तो उसमें हमारे पास पैसा बचता है, तो हम इन्वेस्ट करते हैं ना। हम जैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे मोतीलाल भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन इन्वेस्टमेंट से इनके पास जो पैसा आता है, उसे ट्रेजरी इनकम बोलते हैं। अब इसके बाद मोतीलाल भी एक प्लेयर है, बट मुझे नुआमा का परफॉर्मेंस जो है सबसे बेस्ट लगता है। अब एक जेएम फाइनेंशियल नाम का एक प्लेयर है जहाँ हमें टर्न अराउंड देखने मिल रहा है। जेएम फाइनेंशियल को मैं चैनल पे बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूँ। एक वीडियो है, 30 मिनट्स का वीडियो होगा आई थिंक चैनल के ऊपर, वो जाके एक बार चेकआउट करना। 15 टू 30 मिनट्स के बीच में, मुझे लेंथ याद नहीं है, लेकिन वो एक मस्त सा प्लेयर है जहाँ पे टर्न अराउंड चल रहा है, जो कि इनका होलसेल लेंडिंग का बिज़नेस है जेएम फाइनेंशियल, वो रिड्यूस कर रहा है। इनका जो आईपीओ वाला बिज़नेस है, वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिज़नेस है, वहाँ पे फोकस कर रहा है। तो मतलब क्या ये लोग लोअर आरओई बिज़नेस से जो है हायर आरओई बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर का जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। एक मस्त सा प्लेयर है जेएम फाइनेंशियल, आप उसे स्टडी करो। एज़ ऑफ नाउ तो टर्न अराउंड चल रहा है कंपनी के अंदर, तो आप ये स्टडी कर सकते हो। फिर इसके बाद और कौन से प्लेयर बन के आते हैं? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर मुझे अरमान अच्छा लगता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, वो भी पसंद है। अरमान का मुझे एक चीज़ पसंद है, माइक्रो फाइनेंस भी मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, रिसेंटली कवर किया है। अरमान का एक चीज़ पसंद है कि आपकी जो माइक्रो फाइनेंस साइकिल है ना, वो अभी टर्न अराउंड होनी स्टार्ट हो चुकी है।
मतलब क्या कि आपके जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, हर एक क्वार्टर अगर आप देखोगे लास्ट 6 मंथ से तो यही चल रहा है कि चीज़ें जो है बेटर होते जा रही है हर एक क्वार्टर के अंदर। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप अरमान के केस में देखोगे तो इनका जो पोर्टफोलियो एट रिस्क था, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, जो कि हमें माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, वो धीरे-धीरे रिड्यूस हो रहा है। इनका कर्नाटका के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है। अब कोई भी ऐसी कंपनी है जहाँ जिसका कर्नाटका के अंदर एक्सपोज़र नहीं बन कर आता है ना, तो उनके लिए इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। क्योंकि एज़ ऑफ नाउ माइक्रो फाइनेंस की सबसे खराब सिचुएशन जो है कर्नाटका के अंदर ही है। तो अरमान फाइनेंशियल एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ़ माइक्रो फाइनेंस के अंदर काम करती है। तो इसे जो है आप ट्रैक कर सकते हो, यहाँ सिचुएशन जो है बेटर हो रही है। मैनेजमेंट भी अपने कॉन कॉल के अंदर बता रहा है कि माइक्रो फाइनेंस का जो बॉटम है ना, वो लगभग रीच हो ही चुका है। मतलब हो ही चुका है एक्चुअली। अब यहाँ से सिचुएशन इम्प्रूव ही होगी। H2 FY26 के अंदर हमें जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होते हुए दिखेगी। H1 FY26 के अंदर हमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा आपकी इन कंपनीज़ के अंदर। तो ट्रैक पे रखो। अरमान एक कंपनी है जो कि एक्चुअली अपने हाई से अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। अभी कंपनी अपने ओरिजिनल प्राइस के पास जाना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस साइकिल के अंदर जो है रिकवरी हमें देखने मिल रही है। फिर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण नाम की एक कंपनी बनकर आती है जो कि लीडर है आपके माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर। इनका एक दिक्कत है कि यार ये लोग जो है कर्नाटका के अंदर है सैडली। तो कर्नाटका के अंदर दिक्कत चल रहा है, तो हो सकता है कंपनी के अंदर जो रिकवरी है ना, माइक्रो फाइनेंस साइकिल की रिकवरी बात कर रहा हूँ मैं, वो प्राइस वाले बेवकूफो, किधर ध्यान है आपका? प्राइस पे ध्यान है, प्राइस की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। अब माइक्रो फाइनेंस साइकिल के अंदर जो रिकवरी है ना कंपनी की, वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के अंदर। हो नहीं सकता, हो ही रहा है एज़ ऑफ नाउ। माइक्रो फाइनेंस साइकिल रिकवर हो रही है, कंपनी अपने निम्स इंक्रीज़ हो गए वो भी बता रही है। इसके साथ-साथ क्रेडिट कॉस्ट इनका अभी से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि FY25 के अंदर H1 के अंदर इतना ज़्यादा एलिवेट हो चुका था। गाइडेंस भी कंपनी का गाइडेंस अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ जो है ना हमें Q1, Q2 के अंदर कुछ नहीं आपको दिखने वाला है। मैक्सिमम ग्रोथ आपको Q3 और Q4 के अंदर दिखने वाली है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर। तो इन्हें ट्रैक पे रखना। अब ईएमएस स्पेस के अंदर बहुत सी कंपनीज़ है। एसी स्पेस के अंदर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट नाम का एक प्लेयर है, जो कि मुझे पसंद है। हालाँकि आपको पता होगा भाई, ब्लू स्टार वगैरह ट्रैक कर रहे हो कि नहीं? आपको नहीं पता क्या है? तो मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करो यार। कहाँ आप ट्रैकिंग नहीं स्टार्ट किया आपने? ट्रैक नहीं करते हो कंपनीज़ को? वही टिप्स के ऊपर पड़े हो अभी तक, या किसी और के वीडियो पे पड़े हो, या फिर यहाँ-वहाँ रिलाई कर रहे हो दोस्तों के टिप्स वगैरह पे? अरे! खुद की रिसर्च करनी है। खुद रिसर्च करोगे तो कन्विक्शन आएगा। इसलिए मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करना चाहिए, ताकि आप रिसर्च अलग लेवल पे सीखोगे, और जिस लेवल की रिसर्च मैं करता हूँ ना, उस लेवल की रिसर्च जो है आप भी कर पाओगे। तो अब स्लो डाउन क्या हुआ है, पहले वो ध्यान से सुनो। एसी इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ, आपके जो समर्स है ना, वो आए नहीं इस बार अच्छे। आपका मानसून बहुत जल्दी आ गया। मानसून जल्दी आ गया, आपकी एसी कंपनीज़, कॉमन सेंस, धंधे वाला दिमाग लगाना है। एसी की मैक्सिमम सेल्स कहाँ होती है? समर्स के अंदर। तो साला समर से नहीं आए तो इनकी सेल्स हैम्पर हो गई। और इसके साथ-साथ मैं एक और बात बताता हूँ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट ने गाइडेंस रिड्यूस किया है। FY25 के लिए इनका गाइडेंस था 80% का, FY26 के लिए गाइडेंस है 40%। तो ये मुझे पसंद नहीं आया। रीज़न ये था कि FY26 5 के अंदर इनका बेस बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट देखने मिली कंपनी को। अब FY26 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये गाइडेंस दे रहे हैं 35% के आसपास का टॉप लाइन का, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन एसी स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि ये लोग गाइडेंस इंप्रूव कर देंगे इनकी Q1 FY26 के अंदर। अब वो मेरे वॉच के अंदर है कि ये लोग इंप्रूव करते हैं नहीं करते, तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है। इंप्रूव करते तो इंटरेस्टिंग हो सकती है कंपनी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पर पीजी के अंदर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, और उस वैल्यूएशन से जो ग्रोथ है ना, वो रिड्यूस हो गई है। तो इसलिए कंपनी थोड़ी दिक्कत के अंदर है, और हमें जो है कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न देते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि यार ग्रोथ रिड्यूस हुई है कंपनी के अंदर। अगेन अगर आप ईपैक ड्यूरेबल को स्टडी करोगे तो ये भी एक कंपनी है। हालाँकि ईपैक के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आती है। अब कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है 40% टॉप लाइन का, लेकिन यार एग्जीक्यूशन मुझे ईपैक के मैनेजमेंट का थोड़ा गड़बड़ लगता है। अब ये मेरा आउटलुक है, थोड़ा गड़बड़ लगती है मुझे कंपनी, इसलिए मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ। हालाँकि एक टाइम था जब मैं ईपैक के अंदर इन्वेस्टेड था, अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, लेकिन फिर वो एसी का स्लो डाउन हो चुका था, और इसके साथ-साथ कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही थी, तो इसलिए मुझे ई-पैक का थोड़ा दिक्कत लगने लगा, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दिया था 40-50% का कुछ सालों के लिए, वो कंपनी वालों ने गाइडेंस से विथड्रॉ कर दिया Q3 के अंदर। अब वापस ये लोग आकर गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो थोड़ा भरोसा वाला फैक्टर है ना, इन्वॉल्व होता है। क्या है, हम भी इमोशनली ह्यूमन बीइंग है, ऐसा थोड़ी ना है मशीन है। तो थोड़ा भरोसा वाला फैक्टर है, जो कि मुझे ई-पैक के केस में पसंद नहीं आया। अब ईएमएस स्पेस के अंदर एक सिरमा एसजीएस नाम की एक कंपनी है, जो आप स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे मेरे को वैल्यूएशन थोड़ी डिसेंट लगती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 69 का पीई बनकर आता है। ग्रोथ कंपनी के अंदर आएगी अभी, 35% टॉप लाइन का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने। अभी FY25 के अंदर इनका फोकस जो था मार्जिन्स बेटर करने में था। तो इनका जो कंज्यूमर वाला डिवीजन है ना, उसे ये धीरे-धीरे कट ऑफ कर रहे थे FY25 के अंदर। और FY26 के अंदर भी इनका यही सेम है कि कंज्यूमर वाला डिवीजन 30% के ऊपर नहीं जाएगा। और अभी ये लोग कहाँ फोकस कर रहे हैं? अपने इंडस्ट्रियल वाला, मतलब स्मार्ट मीटर के अंदर आपको पता ही है कितनी टेलविंड्स है।
फिर आपकी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी हो गई, हेल्थ केयर डिवाइसेस हो गए, जहाँ कंपनी के मार्जिन्स बेटर है। तो वहाँ पे ये लोग फ़ोकस कर रहे हैं। अगर अब मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके एबिटा मार्जिन 8% के होंगे, मतलब मार्जिन थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव गाइडेंस दिया है इन्होंने, और ये बता रहे हैं आपके टॉप लाइन ग्रोथ के लिए कि 35% पे ग्रो करेंगे। तो अब हमें वो देखना है कि गाइडेंस एग्ज़ीक्यूट होती है क्या? तो वो हमें प्ले आउट होते हुए देखना है, क्योंकि पिछले साल हमें दिखी नहीं। तो अगर गाइडेंस एग्ज़ीक्यूट हुई तो एक री-रेटिंग अपॉर्च्युनिटी बन सकता है सिरमा के अंदर। आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और इस तरीके से हमें जो है मार्केट के अंदर सोचना चाहिए। अब ईएमएस स्पेस के अंदर केन्स नाम की एक कंपनी है। केन्स के अंदर ग्रोथ अच्छी है। इन्होंने एफआई 25 का गाइडेंस थोड़ा-सा मिस कर दिया, लेकिन नंबर्स अच्छा है कंपनी के। कंपनी ने ग्रो किया है अबाउट 51% के आसपास इनकी सेल्स। मार्जिन के अंदर बेटर देखने मिला है। ये लोग अपने सेमीकंडक्टर वाला बिज़नेस है ना, वहाँ पे भी केन्स जो है एक्सपांड कर रहा है। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ चल रहा है केन्स के अंदर। स्मार्ट मीटर के अंदर है, वहाँ पे भी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो चुकी है। फिर ये लोग रेलवेज़ के अंदर भी काम करते हैं। इनका रेलवे वाला बिज़नेस हालाँकि इतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, और केन्स के अंदर अगर आप इनके मार्जिन्स देखोगे तो कंपैरेटिवली बाकी ईएमएस स्पेस से जो है बेटर है, क्योंकि ये लोग बॉक्स बिल्ड वगैरह के अंदर भी है, और थोड़ी हायर सर्विसेज़ और बेटर सर्विसेज़ जो है ये प्रोवाइड करते हैं। वो, और वैसे भी आरएसी के अंदर अगर आप देखोगे रूम एयर कंडीशनर के अंदर, तो मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं कंपनीज़ के। अगेन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये पता कैसे चलेगा, आपको कंपनीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी। ये मेहनत जो है आपको करनी पड़ेगी। आप मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर सकते हो, तो यहाँ पे जो है आप ट्रैकिंग वगैरह सीख सकते हो। इसके साथ-साथ आपको कौन से कंपनीज़ के अंदर क्या देखना है, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। क्योंकि एज़ अ इन्वेस्टर मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, आपको ट्रैकिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर क्वार्टर बैठ के कंपनी को ट्रैक करना है, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि हर साल में 1 बार करूँगा, तब तो कंपनीज़ के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। इसके बाद गेम्स के बाद अब जैसे कि ईएमएस स्पेस के अंदर हुआ ना, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट पहले इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन अभी वही पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट फुद्दू सा प्लेयर लग रहा है, क्योंकि ग्रोथ रिड्यूस हो गई है। ये दिक्कत देखने मिला है। अब इसके बाद एक लास्ट स्पेस है जो कि होटल्स वाला स्पेस है। होटल्स वाले स्पेस के अंदर इंडियन होटल्स नाम की एक कंपनी है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एज़ ऑफ नाउ, और मैं इस कंपनी को रैंक 1 पे रखूँगा, क्योंकि इंडियन होटल्स के अंदर जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे आप मार्च 2025 के अंदर देखोगे तो कंपनी ने ग्रो किया है 27% से अपनी टॉप लाइन। और यहाँ अगर आप बाकी पीयर्स को जाकर देखोगे तो आईटीसी होटल्स, ईआईएच, आपका शैलेट होटल्स, ओबेरॉय होटल्स है, फिर आपका वेलोर एस्टेट है। वेलोर एस्टेट हालाँकि आपका होटल कंपनी नहीं है इतना, आप सामी होटल्स नाम की एक कंपनी है, वो आपने स्टडी की होगी, नाम तो सुना ही होगा कम से कम यार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ है ना, वो इंडियन होटल्स के अंदर हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, और इसके साथ-साथ कंपनी के अंदर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। लेकिन हालाँकि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये लोग दे विल बी ग्रोइंग एट अबाउट 25% के आसपास, लेकिन 20-25%, लेकिन इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये एक दिक्कत लगा। बाकी रेवपार वगैरह भी ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको होटल कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करना चाहिए। तो रेपपार ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग डबल डिजिट पे ही ग्रो करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, और इतना बड़ा बेस होने के बाद भी इंडियन होटल इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, तो वो एक्चुअली कमेंडेबल है। और ये लोग जो है प्रीमियमाइज़ेशन पे है, तो इनके पास एआरआर इंक्रीज़ करने का जो स्कोप है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। अगेन एआरआर क्या होता है? एआरआर जो है एवरेज रूम रेंट होता है, आप ऐसा समझ सकते हो। मतलब एक रूम से आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका एआरआर इंक्रीज़ होगा, उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो आप नॉर्मली देखोगे तो जब आप ताज के कोई होटल में जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रूम के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन आप कोई नॉर्मल होटल में जाते हो, लेमन ट्री वगैरह, तो आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप एआरआर के बारे में सोच सकते हो। जितना ज़्यादा एआरआर होगा, उतना ज़्यादा रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ होगी, और ओवरऑल होटल सेक्टर बहुत एक्सपेक्टेड है अच्छा ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई जो है होटल के लिए कम है, क्योंकि डिमांड ही ग्रो कर रही है 11% पे, और आपकी सप्लाई है सिर्फ 6 to 8%, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ-साथ आपका जीसीसी भी हो रहा है। जीसीसी के बाद आपकी इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इवेंट्स हो रहे, कोल्डप्ले का इवेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, मतलब हालाँकि 5-6 मंथ्स हो गए उस चीज़ को, बट कोल्डप्ले का इवेंट हुआ था, अगेन कुंभ मेला हुआ था। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं, तो ये होटल कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा टॉप नॉच आ रहे होते हैं। और बीच में सारे होटल्स के अगर आप बुक किए होगे, आपने कहीं बाहर घूमने गए होगे, तो आपने देखा होगा भाई प्राइसेज़ कितने इंक्रीज़ हो गए थे। क्या कर रहे हैं यार ये लोग? मासूम से रिटेल इन्वेस्टर को लूट रहे हैं होटल कंपनीज़। ये मुझे भी पसंद नहीं है। आप बताओ, लेकिन एज़ अ इन्वेस्टर जब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन है ना कि होटल कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करे। तो एज़ अ कस्टमर और एज़ अ इन्वेस्टर हर एक इंसान की जो है एक्सपेक्टेशन अलग-अलग होती है। तो यही है कुछ 10 सेक्टर्स और 10 कंपनीज़ जो कि मुझे पसंद है और इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आप इन कंपनीज़ को जाकर स्टडी करो, इंटरेस्टिंग कंपनीज़ है सारी की सारी। जाके स्टडी करो, तो आपको भी आइडिया लगेगा कि कौन से सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम अगले 10 सेक्टर्स और अगली टॉप प्लेयर्स उसके अंदर के जो है डिस्कस करेंगे। हो सकता है 15 सेक्टर्स भी हो जाए, लेकिन मुझे इसका पार्ट 2 भी लेकर आना है। जल्द से जल्द मैं लेकर आऊँगा इसका पार्ट 2। अगला वीडियो या उसके अगला वीडियो जो है वही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ऐसे और वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मुझे।
और इसके साथ-साथ अगर मास्टर क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है ना, पहले जाकर एनरोल करो क्योंकि आप जो है बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो और आपको जो है यहाँ से बहुत कुछ सीखना है। और एक बार मैं प्राइस इंक्रीज़ कर दूँगा कमिंग मंथ के अंदर तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ मैं आपकी, क्योंकि इस कंटेंट के अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगा ना बॉस, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा जो आप प्राइस पे करोगे। तो वैल्यू पे फ़ोकस करो, लर्निंग पे फ़ोकस करो, पैसे बचाने के पीछे मत फ़ोकस करो, क्योंकि आप कुछ पैसे 500, 600, ₹1000, ₹2000 बचाने के लिए आप सोचते हो, बट उसके पीछे जो वैल्यू आपको मिलती है ना, वो आप भूल जाते हो। तो यही जो है हमारे भोले-भाले रिटेल इन्वेस्टर जो है गलतियाँ करते रहते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करो यार, चैनल पे नए आए हो तो क्या कर रहे हो बैठ के वीडियो देख रहे हो? सिर्फ वीडियो देखोगे। और एक और चीज़ है, ये सारी कंपनीज़ को जाकर स्टडी करना, इंटरेस्टिंग कंपनीज़ है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी। अब मैंने ये प्लेयर्स को डिस्कस किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन प्लेयर्स के अंदर आगे जाकर अच्छी ग्रोथ आ सकती है, या अभी अच्छी नंबर्स आ रहे हैं कंपनी के, गाइडेंस स्ट्रांग है और ओवरऑल सेक्टर के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये वीडियो का मेन इंटेंशन ये था कि आपको आइडिया लगे कि मुझे कौन सी कंपनीज जाकर स्टडी करनी चाहिए। तो ये कंपनीज है, कुछ जाकर आप स्टडी करो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।